हेलो एवरीवन। तो स्वागत है फिर से आपका एक बार मिठा जय में। मैं हूं अब्दुल रहमान, आपका फिजिक्स मेंटर, और हम लोग यहां पे डील कर रहे थे वेक्टर चैप्टर को, जिसका नाम मैंने रखा था वेक्टर का ट्रैक्टर। ठीक है, तो इस वेक्टर के ट्रैक्टर चैप्टर में हम लोग और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें और क्या क्या रोमांचक चीजें सीखने को मिलती है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने पहले वीडियोस को बहुत अच्छे से देखा होगा और समझा होगा। उसके बाद हम लोग वेक्टर्स के कुछ आगे के कॉन्सेप्ट्स को भी जान लेते हैं। और जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको प्रॉपर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे, और हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और उस पर फीडबैक दें कि अपने आपने और क्या सीखना है। ठीक है, इसमें और क्या कमी रह गई है, क्या कुछ चीजें कॉन्सेप्ट रह गए हैं, हम लोग उसको और भी सुधारने की कोशिश करेंगे। अपने फीडबैक को देना ना भूलें, अपने फीडबैक को हमें बताएं। ठीक है, तो चलो इसके सबसे पहले स्लाइड पे चलते हैं। क्या लिखा गया है इसमें? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स दैट इज थीटा। ठीक है, तो हमें यहां पे देखना है इस वाले वीडियो लेक्चर में या इस वाले स्लाइड्स में कि कैसे फाइंड करते हैं दो वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, देखो बेटा, वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड तो दिया होता है, वो सिंपली दिया होता है, उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं, तो वो सीधा सीधी दिया होता है। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है, लेकिन ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है, हो सकता है कई बार उसमें डायरेक्ट नहीं दिया हो, उसमें थोड़ा घुमा के दिया होता है। ठीक है, तो हमें उस घुमे हुए चीज को, उस एंगल को कैसे सही सही निकालना है, वो सारी चीजें हम लोग यहां पे देखेंगे। और ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें जब भी वेक्टर्स को डील करना होगा तो दो वेक्टर के बीच का एंगल तो निकालना ही पड़ेगा। वो निकालेंगे तभी आगे की कैलकुलेशंस भी हमारे पास होंगे। तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इजी भी है, लेकिन नहीं मालूम होने की वजह से बच्चे उसमें बहुत ज़्यादा फंसते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि वो थीटा को कैसे निकाले और आगे की कैलकुलेशंस को कैसे किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा गया है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के बारे में। देखो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मीन्स स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स बिटवीन द वेक्टर्स व्हेन दे आर प्लेस्ड टेल टू टेल बाय डिस्प्लेसिंग आइदर ऑफ द वेक्टर्स पैरेलल टू इटसेल्फ। ठीक है, ये हमने यहां पे पढ़ लिया क्या लिखा था, और इसके कॉन्सेप्ट्स को जानना होगा कि यहां पे जो लिखा है हम इससे कैसे दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखो अभी हम लोग लेंगे क्या, दो वेक्टर्स, लेट टू वेक्टर्स बी ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हमें इन दो वेक्टर्स के बीच का क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले when टू वेक्टर्स आर, हम क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे। हम यहाँ पे देख सकते हैं टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे। तो इसके पहले कॉम्बिनेशन में हम लोग चलते हैं कैसा, टेल टू टेल। अगर ये वेक्टर्स टेल टू टेल कनेक्टेड होगा तो हम कैसे इन दोनों के बीच का एंगल को निकाल सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या बोला कि दोनों वेक्टर्स को उठा के टेल टू टेल जोड़ना है। ए को पैरेलली शिफ्ट किया यहां पे और बी को पैरेलली शिफ्ट किया यहां पे, इस तरह से कि दोनों का टेल टू टेल हमने इसको ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा है, स्मॉलर, कौन सा एंगल, स्मॉलर ऑफ द टू एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब इनमें यहां पैटर्न में दो एंगल्स बनेंगे। एक बनेगा ये वाला, देखो जिसको हमने थीटा बोला, और एक एंगल ये वाला है जिसको हमने बोला फाई। ठीक है, एक थीटा है और एक फाई है। अभी हमने क्या देखा था कि स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स। अब बताओ कि इन दोनों में स्मॉलर कौन एंगल है, थीटा है कि फाई है? जाहिर है कि वो थीटा है। ठीक है, तो थीटा को लेंगे और फाई को नहीं लेंगे। जो दो एंगल बनेंगे उन दोनों एंगल में से हमें स्मॉलर वाले को लेना है, बड़े वाले को नहीं लेना है। फाई इज योर लार्जर एंगल, ठीक है, एंड थीटा इज योर स्मॉलर एंगल। तो यही होगा थीटा ए और बी के बीच का एंगल। ठीक है, अब देखो कई बार वेक्टर्स हमारे पास टेल टू टेल भी ज्वाइन, जरूरी नहीं कि हो, वो कई बार हेड टू टेल भी होते हैं। तो अगर हेड टू टेल वेक्टर्स ज्वाइंट होंगे तो कैसे निकालेंगे दो वेक्टर के बीच का एंगल, उसको हम लोग अभी आगे देखते हैं। ठीक है, चलो देखो, अब हमारे पास अगर वेक्टर्स हेड टू टेल जुड़े होंगे, कैसे, ए वेक्टर्स को उठा के यहां रखा और बी वेक्टर्स को ए के हेड से ज्वाइन कर लिया। वेक्टर्स को हेड टू टेल ऐसे जोड़ेंगे, वेक्टर्स को टेल टू टेल ऐसे जोड़ेंगे, और वेक्टर्स को हेड टू टेल ऐसे जोड़ेंगे। ठीक है, अब अगर हेड टू टेल होगा तो कैसे निकालेंगे दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे। टेल टू टेल कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, टेल टू टेल, इस वेक्टर को आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है, इसको आगे एक्सटेंड कर लेंगे, ऐसा आगे शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जब ये आगे शिफ्ट होगा तो ए वेक्टर ये है हमारे पास,
और बी वेक्टर ये है। ए और बी वेक्टर के दोनों क्या करेंगे, टेल टू टेल इसको ज्वाइन करेंगे। जब टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे तो कौन सा एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल होगा थीटा। फिर से देखो, यहां पे भी कौन सा एंगल था, थीटा, और यहां भी वही एंगल है थीटा। तो ए और बी के बीच में एंगल अभी भी क्या आया, थीटा ही आया। ठीक है, हमारे तरीके अलग हो सकते हैं लेकिन सबका रिजल्ट एक ही होगा। यहां पे टेल टू टेल कॉम्बिनेशन है और यहां पे हेड टू टेल कॉम्बिनेशन है, लेकिन दोनों का रिजल्ट एक ही आएगा। ठीक है, यहां भी थीटा और वहां भी थीटा, सेम एंगल है ना, देख सकते हैं हम लोग। तो हेड टू टेल में अगर वेक्टर्स जुड़े होंगे तो क्या तरीका है उसको एंगल निकालने का, वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अभी हमने ए को आगे बढ़ा दिया है तो ये कैसे ज्वाइन हो गए, टेल टू टेल ज्वाइन हो गए हैं, और ये होगा हमारे दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, अब हम लोग तीसरे कॉम्बिनेशंस को देखते हैं। अगर वेक्टर जुड़ा होगा हेड टू हेड, हेड टू हेड, ए के हेड से बी का हेड अगर ज्वाइन होगा, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, यहां पे देखते हैं। हमें क्या करना होगा, दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन करना होगा। ठीक है, टेल टू टेल कैसा करेंगे, ए बी को आगे ऐसा कर लेंगे और ए को इधर ऐसा आगे कर लेंगे। ठीक है, प्रोसीड, आगे एक्सटेंड कर लिया हम लोगों ने, शिफ्ट कर लिया। अब देखो, जब ये दोनों वेक्टर्स टेल टू टेल ज्वाइन हो जाएंगे तो कौन वाला एंगल होगा, यही वाला एंगल होगा, ये थीटा। इसी एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो हेड टू हेड ज्वाइन होंगे, उनको क्या करना है, टेल टू टेल बना देना है। टेल टू टेल बनाने के बाद ये वाला एंगल होगा दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे तीनों पैटर्न में देख लिया, टेल टू टेल कॉम्बिनेशन में भी देखा ये वाला एंगल, हेड टू हेड के लिए भी देखा, आगे प्रोसीड करके कौन सा एंगल, ये वाला एंगल हेड टू टेल के लिए, और हेड टू हेड के लिए भी देखा। अब बी को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा और ए को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, दोनों को टेल टू टेल ज्वाइन कर लिया तो ये होगा हमारे पास थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर्स। ठीक है, तो यहां पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। हमने बहुत अच्छे से देखा कि दो वेक्टर्स के बीच का क्या एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, एक बात यहां पे और है जिसको हमें समझाना है, ये वाला पॉइंट, इस पे ध्यान देंगे। इस वाले पॉइंट में क्या कहा गया है कि जो थीटा होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वो 0 से पाई तक ही होगा। ठीक है, 0 से 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, और इसके बीच में होगा। पाई से ज्यादा नहीं होगा, 0 से कम तो होगा नहीं वैसे भी। ठीक है, लेकिन पाई से ज्यादा भी नहीं हो सकता। तो दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो पाई के अंदर रहेगा, मैक्सिमम नहीं होगा। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान में रख लेंगे। ओके, चलो इस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस में इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे दो वेक्टर्स के बीच में या दो से ज्यादा वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के लिए। ओके, देखो पहला एग्जांपल हम लोगों ने लिया, यहां पे एग्जांपल नंबर 1, 3 वेक्टर्स ए बी सी आर शोन इन द फिगर। इस तरह से हमारे पास ए बी और सी वेक्टर्स है। ठीक है, क्या है, ए ने x से बनाया 30 डिग्री एंगल, ए ने x से बनाया 30 डिग्री एंगल। ठीक है, बी ने y से बनाया 75 डिग्री, बी ने y से 75 डिग्री एंगल को बनाया है। ठीक है, सी ने x से नीचे की तरफ बनाया है, इस डायरेक्शन में 45 डिग्री, ए ने ऊपर बनाया था और सी ने नीचे बनाया है। तो ये 3 वेक्टर्स होंगे जिन्होंने x और y से इतने इतने एंगल बनाए हैं यहाँ पे। ठीक है, हमें निकालना है क्या, एंगल बिटवीन, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, बी एंड सी, बी और सी के बीच में निकालना है, सी एंड ए, सी एंड ए के भी बीच में एंगल को निकालना है। ठीक है, तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्या करना होगा, हमें वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन करना होगा, और हमने बताया कि कौन से एंगल को हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, चलो ये काम भी हम लोग कर लेते हैं। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। ठीक है, ऐसा करते हैं कि तीनों फिगर को हम लोग एक फिगर में लिख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, देखो ये यहां पे ड्रॉ किया हमने y एक्सिस और ये ड्रॉ किया x एक्सिस, इसको x बोला और इसको y, यही होता है ना। हमें मालूम है कि x और y के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो x और y के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, और a ने x से बनाया है 30 डिग्री, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, a ने x से बनाया है 30 डिग्री। देखो ये वेक्टर a होगा, कितना बनाया इसने, 30 डिग्री, लिख लिया हमने। b ने y से बनाया है 75 डिग्री,
ग्रीन को ले लेते हैं, अभी बी का कलर ग्रीन है ना। बी ने वाई से बनाया है 25 डिग्री, तो बी ने एक्स से कितने बनाया होगा, एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री है। बी ने वाई से बनाया 75, तो बी ने एक्स से बनाया होगा 15 डिग्री एंगल बनाया होगा। तो इसको हम लिख लेते हैं यहां पे ऐसा। ये है बी वेक्टर हमारे पास ग्रीन कलर, ठीक है। कितना बनाया इसने एक्स से 15 डिग्री, 15 डिग्री, क्योंकि इसने y से 75 बनाया है। अब पूरा एंगल 90 होता है, ठीक है। इसको लिख लिया। अब देख सकते हैं C ने नीचे की तरफ x से बनाया है 45 डिग्री। किस कलर को लेंगे हम लोग, ब्लू को ले लेते हैं, क्योंकि ये C यहाँ पे ब्लू है, ठीक है। C ने नीचे की तरफ बनाया है इस डायरेक्शन में, ये है C वेक्टर हमारे पास, और इसने यहां से बनाया है कितना 45 डिग्री, देख सकते हैं फिगर में। अब हम लोगों ने क्या किया, तीनों फिगर को टेल टू टेल ज्वाइन कर लिया, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन कर लिया। अब हमें निकालना है ए और बी के बीच में एंगल। सबसे पहला क्या था, ए और बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है। जब ए वेक्टर और बी वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन कर लेंगे, अब उन दोनों के बीच का एंगल को हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल ये पूरा 30 है, ये 15 है, तो ये जो बचेगा हमारे पास एंगल ये भी 15 होगा। कितना हो जाएगा, ये 15 डिग्री एंगल कहलाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ए और बी के बीच में कितना एंगल है 15 डिग्री, ठीक है। उसी तरह से अब हम लोग देखेंगे किसके लिए, बी एंड सी के लिए, बी एंड सी, बी और सी भी टेल टू टेल ज्वाइन है, हमें और आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। बी और सी भी टेल टू टेल ज्वाइन है, हमें बस एंगल को देख लेना है कि ये कितना है। देखो सी ने एक से बनाया 45 और बी ने एक से बनाया 15, तो बी और सी के बीच में कितना हो जाएगा, पूरा ये एंगल हो जाएगा यहां से यहां तक। कितना है ये है 60 डिग्री, ठीक है। 45 प्लस 15 इज 60 डिग्री। तो बी और सी के बीच में भी हम लोगों ने एंगल को फाइंड आउट कर लिया है बहुत आसानी से। अब हमें देखना है सी एंड ए के बीच का, सी एंड ए के बीच का एंगल को हमें निकालना है, ठीक है। देखो ए वेक्टर और सी वेक्टर, क्या ये भी टेल टू टेल ज्वाइंट है, हाँ ये भी टेल टू टेल हमने यहाँ पे जोड़ रखा है, ठीक है। अब पूरे एंगल को इसको कैलकुलेट कर लेना है। जरा कैलकुलेट करके बताओ कि क्या आएगा इसका आंसर। देखो ये 45 है और ये पूरा ऊपर 30 है, तो 45 प्लस 30 इज 75। ये एंगल भी हो जाएगा 25 डिग्री एंगल। कहां से कहां तक, ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक। कितना आ जाएगा ये एंगल 75, ठीक है। 45 एक्स से सी ने बनाया और ए ने बनाया पूरा एक्स से 30 डिग्री, तो ये ऐड होकर के कितने आएंगे 75 डिग्री एंगल आएंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे तीनों वेक्टर्स के बीच का एंगल को बहुत आसानी से निकाल लिया और ये रहे उसके फिगर। इसको देख करके हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कैसे दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये वाला एग्जांपल क्लियर हो गया होगा तो अब हम लोग चलते हैं इसके थोड़े से ऊपर के लेवल पे, ठीक है। उसमें देखते हैं कैसे वेक्टर्स को हम एंगल्स को निकाल सकते हैं वेक्टर्स के बीच का। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग देखेंगे An equilateral triangle ABC is given. Find the angle between. हमारे पास क्या होगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये देखो ये गिवन है ना इक्विलैटरल ट्रायंगल, और हमें निकालना है एंगल बिटवीन ए एंड बी, बी एंड सी और सी एंड ए के बीच का निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे निकाल सकते हैं, तरीका वही होगा, क्या करना है वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन करना है, ठीक है। वेक्टर्स चाहे कोई भी पैटर्न में ज्वाइंट हो, लेकिन हम एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे, ठीक है। देखो एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारे पास है ये। अब अगर हम लोग इसके सॉल्यूशन पे चलेंगे तो हमारे पास वेक्टर्स में देख सकते हैं कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और वो सब 60 के बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये सारे एंगल 60 होंगे, ये भी 60 है ना, और ये भी 60 है, और ये भी 60 है। ये तो हमें पता ही होता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और सब 60 के बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहां पे इसको काम कर लिया। अब देखो हमें ए और बी के बीच का एंगल निकालना है, तो हमें देखना होगा कि ए और बी किस तरह से जुड़े हैं, ठीक है। देखो ए के हेड से बी का टेल जुड़ा है, ए के हेड से बी का
टेल, तो हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर्स हेड टू टेल जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं? हेड टू टेल, जो दूसरे वाले में हमने बनाया था, अभी एग्जांपल जो समझा रहे थे, ठीक है ना, सेकंड नंबर में। तो जब वेक्टर्स हेड टू टेल जुड़े होते हैं तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? उसको हमें टेल टू टेल बनाना पड़ेगा, टेल टू टेल बनाना होगा। कैसे बनाएंगे? देखो, अगर हमने यहां पे ये बना दिया फिगर, इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया जो तीन वेक्टर से मिलकर बने हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। दिस इज अवर वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर सी एरो के साथ, ठीक है। अब हमें क्या करना है? ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। तो ए को क्या करेंगे? आगे प्रोसीड करेंगे, आगे शिफ्ट करेंगे इस तरफ, ठीक है। ये हो गया ए वेक्टर हमारे पास। अब ए और बी कैसे जुड़ गए? टेल टू टेल, ठीक है। तो जब ए और बी टेल टू टेल जुड़ गए हैं तो कौन वाला एंगल होगा दोनों के बीच का? ये। इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी? देखो, इस एंगल की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री होता है ना। ये पूरा एंगल 180 होगा, ठीक है। तो 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो ये 120 आ जाएगा। तो ए और बी के बीच का एंगल कितना है? 120। हमें ऐसा लग रहा होगा पहली बार में देख करके कि ये 60 डिग्री होना चाहिए। सर, इक्विलैटरल ट्रायंगल में तो एंगल 60 डिग्री होते हैं, तो अभी भी 60 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वेक्टर्स में हमें एंगल्स को कैसे निकालना होता है? टेल टू टेल ज्वाइन करके निकालना होता है। अभी हेड टू टेल जुड़े थे, इसलिए ये वाला एंगल नहीं होगा, ये वाला एंगल होगा, क्योंकि उसका कंडीशन ही वही है, पहले टेल टू टेल हमें ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल हमने निकाल लिया, इट इज 120 डिग्री, ठीक है। उसी तरह से आप लोग क्या करेंगे? हम लोग बी और सी के बीच का भी एंगल को फाइंड आउट करेंगे, बी और सी के भी, ठीक है। बी और सी को देखेंगे, यहां पे देखो सेम फिगर है। बी और सी कैसे कनेक्टेड है? बी के हेड से सी का टेल है, बी के हेड से सी का टेल, मतलब ये भी हेड टू टेल है, हेड टू टेल। हमें क्या बनाना पड़ेगा? टेल टू टेल बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? बी को आगे इस तरफ खींच लेंगे, शिफ्ट कर लेंगे। तो बी को आगे शिफ्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये बी और सी टेल टू टेल ज्वाइन हो जाएंगे और ये वाला एंगल हो जाएगा। फिर से ये वाला एंगल कितना है? 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 180 में से माइनस करेंगे 60 को तो 120 डिग्री आ जाएगा। तो बी और सी के बीच में भी कितना एंगल आ गया? ये 120 डिग्री आ गया है, ठीक है। उसी तरह से सेम तरीके से सी और ए के भी बीच का एंगल को निकालना है। सी और ए कैसे कनेक्टेड है? देख लो, सी के हेड से ए का टेल है, ये भी हेड टू टेल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो जब ये भी हेड टू टेल कॉम्बिनेशन है तो हमें फिर से इसको क्या करना पड़ेगा? टेल टू टेल ज्वाइन करना होगा। कैसे ज्वाइन करेंगे? सी को आगे बढ़ा करके, और ये वाला एंगल हो जाएगा इनके बीच का एंगल। कितना है ये भी 120 डिग्री है, क्योंकि ये भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। अगर ये 60 होगा तो ये 120 होगा। 180 में से माइनस करेंगे 60 को, ठीक है। तो ये एंगल आ जाएगा। तो इसके भी एंगल कितने हो जाएंगे? 120 डिग्री। तो हो सकता है कि पहली बार देख करके हमें लगे कि सर ए बी के बीच का भी 60 होगा, बी और सी के बीच का भी 60 होगा, और सी और ए के बीच का भी 60 होगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो एंगल्स होते हैं ना सर, वो 60 के बराबर होते हैं, सब एंगल 60 डिग्री होते हैं। तो वेक्टर्स के बीच में भी यही एंगल होगा। हम वहां पे गलत हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल को कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमें हेड टू टेल पैटर्न को ध्यान में रखना होगा। अगर हेड टू टेल होंगे तो हमें टेल टू टेल बनाना पड़ेगा और उसके एंगल को इस तरह से निकालना होगा। आगे बात समझ में? तो अगर ये समझ में आ गया है तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया है कि कैसे दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को निकालते हैं। टेल टू टेल है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, वो तो लिख लेंगे। अगर हेड टू टेल होगा तो हमें उसको जरूरत होगी क्या करने की? टेल टू टेल ज्वाइन करने की, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो हमने बताया है उस एंगल को हम वेक्टर्स के बीच का एंगल बता सकते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, कहां पे? कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को देख लेते हैं, ठीक है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को निकालने के बाद हम लोग अब टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में चलेंगे, और यहां पे सबसे पहला टाइप होगा पैरेलल वेक्टर। कौन सा वेक्टर? पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर में हम लोग देख सकते हैं क्या कि मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी इक्वल, डायरेक्शन सेम। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन उसका क्या होगा? सेम होगा, डायरेक्शन सेम होगा। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे। देखो यहां पे फिगर बना है, देख सकते हैं
ए की जो डायरेक्शन है वही बी की डायरेक्शन है। मान लो कि ये ईस्ट डायरेक्शन है या फिर एक्स एक्सिस की तरफ है, ठीक है। तो जो ए का डायरेक्शन है वही बी का डायरेक्शन है, मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। और मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी इक्वल, तो अभी यहाँ पे इक्वल नहीं है क्योंकि ए छोटा है और बी बड़ा है। इक्वल भी होता तो ये पैरेलल ही कहलाते। अभी कैसा है, इक्वल नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये दोनों वेक्टर्स अभी क्या है, पैरेलल वेक्टर्स हैं। ओके, तो जब ये पैरेलल वेक्टर्स हैं तो इसके बारे में और भी सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। क्या क्या देख सकते हैं, देखो इसमें हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या, यहाँ पे मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। तो जब मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है तो कैसा है उसको हम लोग देख सकते हैं, b इज इक्वल टू के टाइम्स ए, क्योंकि b वेक्टर बड़ा है, a वेक्टर छोटा है, उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो b इज इक्वल टू के ए के फॉर्म में लिख सकते हैं यहाँ पे, b इक्वल टू के ए, जहां पे k क्या होगा, k इज वेयर k इज पॉजिटिव कांस्टेंट, वेयर k इज पॉजिटिव कांस्टेंट, k कोई पॉजिटिव कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं b इज इक्वल टू के ए। सपोज करो b की मैग्नीट्यूड 10 है और a की 5 है, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, यहाँ पे लिख सकते हैं b की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू 5 है, तो k की वैल्यू 2 होगी, तभी तो दोनों तरफ बराबर होगा, इक्वल होगा, ठीक है। वेयर k इज पॉजिटिव कांस्टेंट, ये k का भी मतलब समझ में आ गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ये क्या बताएगा, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा। क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा है, इसको हमने किस फॉर्म में लिखा है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हमें ये बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि दो वेक्टर्स का डायरेक्शन क्या है, दो वेक्टर्स के बीच का मैग्नीट्यूड कैसे रिलेटेड है, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं इस इक्वेशन में। हमें इक्वेशन नहीं देखना है, ये जो पैरेलल वेक्टर्स हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसका डेफिनेशन तो समझ गए। पैरेलल वेक्टर्स किसको बोलते हैं वो भी हमने देख लिया, लेकिन पैरेलल वेक्टर्स के अंदर क्या क्या इक्वेशंस होते हैं, उसको किस तरह से समझते हैं, ये भी हमारे लिए जरूरी है, तो इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहला इक्वेशन बनाया है कौन सा, स्केलर इक्वेशन, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लिया है हमने यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगा। अब हम लोग देखेंगे कि इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। अगर ए वेक्टर बी के पैरेलल होगा तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, देखो b वेक्टर इज इक्वल्स टू k टाइम्स a वेक्टर। एक इक्वेशन हमने ये लिखा और एक ऊपर वाला लिखा। इन दोनों इक्वेशंस को हमें अच्छे से समझना है कि सर अगर जब ये वाला इक्वेशन होगा तो इसका क्या मतलब होगा, और अगर ये वाला इक्वेशन होगा तो क्या मतलब होगा। क्या ये दोनों इक्वेशंस का मतलब सेम है या दोनों अलग हैं, क्योंकि इस तरह की चीजें हमारे बुक्स में क्वेश्चंस में आती रहती हैं और हमें इसका मतलब नहीं मालूम होगा, तो हो सकता है कि हमारे वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट क्या होंगे, थोड़े से कमजोर होंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उसको मजबूत बनाना है, ओके। इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे करके, ओके। तो इसके बारे में तो देख लिया, अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे। ये वेक्टर फॉर्म में है, तो इस फॉर्म में क्या लिखा हुआ है कि जो b का मैग्नीट्यूड है वो k टाइम्स a का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड भी देख रहे हैं, और जो b का डायरेक्शन होगा वही a का भी डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है और ये वेक्टर फॉर्म में है, तो वेक्टर में हमें दो इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग क्या, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये एक वेक्टर इक्वेशन है, हमें यहां से दोनों इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। ये लिख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग देख सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा। अगर ये दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उनके बीच का एंगल कितना हो सकता है, देख सकते हैं कितना होगा। अगर ए को सपोज करो, ये कौन है, बी है, बी के ऊपर क्या रख लेंगे, ए को रख लेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों का टेल एक ही पॉइंट पे होना चाहिए, क्योंकि दो वेक्टर्स के एंगल को हम लोग निकालते हैं टेल टू टेल ज्वाइन करने के बाद। तो ये दोनों पैरेलल है ना, तो इसको ऐसा तो नहीं रख सकते ना, इसको ऐसा ही रखेंगे। यहाँ पे दोनों का टेल क्या है, कॉमन टेल है। तो अब बताओ इसके कितने एंगल हैं, ये 0 है ना। अगर इसको कुछ ऊपर करेंगे तब तो थीटा होगा ना, 0 से ज्यादा होगा। अगर ये ऐसे हैं तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो हम कह सकते हैं ए और बी के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0। 0 is angle between A वेक्टर एंड B वेक्टर। तो दो पैरेलल वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होगा वो हमेशा 0 होगा। ये भी हमने यहां पे देखा, इस इक्वेशन का भी मतलब समझा और इस इक्वेशन का भी मतलब समझा कि क्या होता है इसमें, ठीक है।
चलो, तो पैरेलल वेक्टर्स के बारे में हमने सारी चीजें देख ली हैं। अब हम लोग इसके आगे वाले टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट आएगा क्या, एंटी पैरेलल वेक्टर। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स में भी देखो क्या लिखा गया है, मैग्नीट्यूड क्या है, मे और मे नॉट बी इक्वल। पैरेलल में क्या लिखा गया था, मे और मे नॉट बी इक्वल, तो ये दोनों डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। डायरेक्शन अपोजिट, यहां पे क्या है, डायरेक्शन सेम है। अच्छा, एंटी का मतलब ही होता है यही, अपोजिट। एंटी मतलब क्या, उल्टा, ठीक है। तो एंटी पैरेलल में हम समझ जाएंगे कि मैग्नीट्यूड वाला डेफिनेशन तो सेम रहेगा, इसके डायरेक्शन वाला डेफिनेशन थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा। यहां पे सेम हो जाएंगे, यहां पे अपोजिट हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं यहां भी वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, ए की जो डायरेक्शन होगी उसके जस्ट अपोजिट होगी किसकी डायरेक्शन, बी की डायरेक्शन। ए अगर ईस्ट में है तो बी वेस्ट में होगा, ए अगर एक्स में है पॉजिटिव एक्स तो बी नेगेटिव एक्स में होगा, ठीक है। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन होंगे। तो यहां पे हमने देख लिया पैरेलल वेक्टर्स किसको बोलते हैं। अब इसके कुछ और चीजों को देख लेते हैं, जैसा हमने पैरेलल वेक्टर्स में देखा था, तो एंटी पैरेलल में भी हम लोग वही देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले यहां पे देखेंगे मैग्नीट्यूड के बारे में। तो हम लोग कह सकते हैं b का मैग्नीट्यूड इज k टाइम्स a, सेम लिख सकते हैं। अगर b बड़ा होगा तो b इक्वल्स टू k होगा, और अगर a बड़ा होगा तो a इक्वल्स टू k भी हो जाएगा। अभी यहाँ पे b बड़ा है इसलिए हम लोग यहाँ पे ये लिख रहे हैं, ठीक है। और इस इक्वेशन में क्या हम ये बता सकते हैं कि दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, नहीं, इस इक्वेशन में हम अभी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन में सिर्फ मैग्नीट्यूड का इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो b इज इक्वल्स टू के ए हम लोग लिख लेंगे। अच्छा, एक और बात बता देते हैं, सपोज करो कि a वेक्टर इधर है, ठीक है, और b वेक्टर इधर है, मैग्नीट्यूड सेम है, ए का भी मैग्नीट्यूड सेम है, बी का भी मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन बी के डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया है, ठीक है। तो इस वेक्टर, इन दोनों वेक्टर के लिए भी ये वाला इक्वेशन सही होगा, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं बताया गया है। तो उसका डायरेक्शन अलग है, इसका डायरेक्शन अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड में दोनों क्या आएंगे, सेम है। तो हम दोनों वेक्टर्स, इस वाले पेयर और इस वाले पेयर के लिए, ये दोनों के लिए ये इक्वेशन सही होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो यही मैं बता रहा था कि अगर ये अलग भी होंगे तब भी हम लोग इसके लिए ये लिख सकते हैं, लेकिन वेक्टर वाला जो फॉर्म है ना, वेक्टर वाला, वो इसके लिए नहीं लिख सकते हैं, वो सिर्फ उसके लिए ही होगा। देखो कैसे, अब अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू k टाइम्स a। इससे क्या समझ में आ रहा है, जो डायरेक्शन a का होगा वही डायरेक्शन, जो डायरेक्शन ए का होगा वही डायरेक्शन बी का होगा, लेकिन अभी वैसा नहीं है, अभी ये कैसा है, अपोजिट है। तो उस अपोजिट इंफॉर्मेशन के लिए हमें माइनस साइन डालना होगा। क्या डालना होगा, माइनस साइन। ये माइनस साइन किसी भी वेक्टर इक्वेशन में ये बताता है कि दोनों वेक्टर की डायरेक्शन कैसी है, कैसी है, वो अपोजिट होगी, और कुछ नहीं है, कोई डिफरेंट डायरेक्शन नहीं होगी, अपोजिट होगा तभी माइनस लिखेंगे, अगर डिफरेंट होंगे तो फिर उसको अलग तरह से डील करेंगे, ठीक है। अपोजिट होगा तो माइनस से बताएंगे, मतलब किसी भी वेक्टर इक्वेशन में नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि दोनों वेक्टर्स अपोजिट हैं, ठीक है ना, उल्टी डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर ए ईस्ट में है तो बी वेस्ट में होगा, अगर ए नॉर्थ में है तो बी साउथ में होगा, अगर ए पॉजिटिव वाई में है तो बी नेगेटिव वाई में होगा, ठीक है। इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन को बताएंगे यहां पे। तो ये माइनस साइन हमें यही बताता है। यहां पे लिख भी दें क्या, चलो यहां पे लिख भी देते हैं, क्या लिखेंगे, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स A is opposite to B. Negative sign indicates A is opposite to B. ठीक है, यहां पे लिख दिया। और देखो ये दोनों इक्वेशन के साथ अब हम लोग A और B के बीच का एंगल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। पैरेलल में कितना था, 0, एंटी पैरेलल कैसा हो जाएगा, पूरा 180 पे, ठीक है। एक इस तरफ है तो दूसरा इस तरफ है, ऐसा अपोजिट, ठीक है। तो जब ये एंगल बनेंगे, यहाँ पे 0 है ना पैरेलल के लिए, ये 90, ये कितना 180, तो अपोजिट जब डायरेक्शन होगा, मतलब वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे, तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो 180 होगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 180 इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर,
अभी यहाँ पे वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे तो 180 होगा, और अगर पैरेलल होंगे तो हमें पता ही है कितना होगा, वो 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो इन दो वेक्टर्स के बीच का भी एंगल देख लिया हम लोगों ने। तो इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे इक्वल वेक्टर्स के बारे में। ठीक है ना, तो पैरेलल और एंटी पैरेलल के बाद हम लोग देखेंगे इक्वल वेक्टर्स को। तो इक्वल वेक्टर्स के बारे में क्या लिखा गया है, मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन सेम ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे फर्स्ट 2 पॉइंट्स पे, थर्ड वालों को भी हम लोग अलग से समझेंगे, पहले इन दोनों को समझते हैं। ठीक है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड होगा इक्वल और डायरेक्शन होगा सेम। देखो ये वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन सेम है, अगर P वेक्टर ईस्ट में है तो Q वेक्टर भी ईस्ट में ही होगा, और दोनों वेक्टर का जो लेंथ है वो इक्वल है, इसका मतलब है दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं कैसे मैथमेटिकली इसको समझ सकते हैं। P वेक्टर, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड को लिखते हैं, ठीक है ना। देखो मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या लिखेंगे, P इज इक्वल्स टू Q, P इक्वल्स टू Q। ठीक है, यहाँ पे K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो पैरेलल वेक्टर में जो K होता था, यहाँ इक्वल में उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तभी तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। ठीक है, अगर ये K की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे दोनों की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इस इंफॉर्मेशन इस वाले इक्वेशन से क्या हमें P और Q की डायरेक्शन के बारे में पता चल रहा है, बिल्कुल नहीं पता चल रहा है। ठीक है ना, हमें अगर डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड को भी दिखाना होगा तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, P वेक्टर इज इक्वल्स टू Q वेक्टर। ठीक है, तो अब हमें समझ में आया कि अच्छा दो इक्वल वेक्टर्स होंगे तो उसको इस तरह से लिखेंगे, और अगर पैरेलल होंगे तो सिर्फ यहाँ पे K लगा देना है, जो भी बड़ा होगा उसका इक्वेशन करके K लगा लेना, तो वो पैरेलल हो जाएंगे, मतलब अनइक्वल मैग्नीट्यूड हो जाएंगे। अगर K की वैल्यू 1 हो जाएगी तो वो इक्वल हो जाएगा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इस वाले इक्वेशन में हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के बारे में पता चल रहा है, इस वाले में सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चल रहा है। मैंने पहले भी बताया था और अभी भी बता रहे, क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना, कई बार ऐसा क्वेश्चन लिख कर गया है तो हम उसको अपने मन से बता देते हैं कि दोनों का डायरेक्शन भी सेम होगा, लेकिन ऐसा नहीं। अगर इधर इस फॉर्म में लिखा होगा ना तभी हम कहेंगे, इस फॉर्म को हम लोग नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे। अगर अच्छा इक्वल वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, इक्वल वेक्टर के बीच का एंगल भी 0 डिग्री होगा, जिसमें पैरेलल होता था। सेम डायरेक्शन मतलब एंगल 0। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन मतलब एंगल 180 डिग्री। तो अभी सेम डायरेक्शन है तो एंगल 0 डिग्री होगा, किसके बीच में, P वेक्टर और Q वेक्टर के बीच का एंगल 0 होगा। ये लिख लिया। अब हम लोग आते हैं यहां किस पे, इस तीसरे वाले पॉइंट को समझते हैं। ठीक है, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर अगर दो वेक्टर इक्वल होंगे तो वो डिफरेंट मैग्नीट्यूड के भी तो हो सकते हैं, आपने इक्वल सेम फिजिकल क्वांटिटी क्यों लिखा है। सेम फिजिकल क्वांटिटी ही दो वेक्टर इक्वल वेक्टर अगर है तो दोनों की फिजिकल क्वांटिटी सेम होगी, वो डिफरेंट नहीं होगी। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल लेके समझते हैं, क्योंकि हमें हर चीज़ों को एग्जाम्पल लेके ही समझना होता है, सिर्फ लाइन लिखने से पढ़ लेने से वो हमें समझ में नहीं आता है। ठीक है, हमें उसके लिए एग्जाम्पल्स लेना होगा अलग अलग तरह के, फिर हमें इसको समझना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाती है। देखो कैसे, अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे v1 इज इक्वल टू v2, दोनों वेलोसिटी है। ठीक है, मतलब दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी के हैं, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्या कि जो v1 का मैग्नीट्यूड है वही v2 का मैग्नीट्यूड है, और दोनों की डायरेक्शन सेम है, मतलब कि ये इक्वल वेक्टर्स है। ठीक है, ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी है ना, सेम फिजिकल क्वांटिटी इक्वल वेक्टर के लिए। तो अगर दो वेक्टर इक्वल होंगे तो दोनों की फिजिकल क्वांटिटी सेम होगी। ठीक है, अब देखो कैसे नहीं होंगे, नहीं वाला भी देख लेते हैं। अगर कोई v वेक्टर है इज इक्वल्स टू f वेक्टर है, v वेक्टर इक्वल्स टू f वेक्टर, क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, बताओ। कभी नहीं लिख सकते, ऐसा कभी हम लोग नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी फोर्स के बराबर कैसे हो सकता है, तो वही बात हो जाएगी ना कि 1 kg इज इक्वल टू 1 मीटर, 1 kg इक्वल्स टू 1 मीटर। क्या होगा, भी हो सकता है क्या, ये कभी नहीं हो सकता है। तुम खुद भी सोचोगे तो हंसोगे अपने में कि नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता है। तो दो वेक्टर्स अगर इक्वल हैं तो वो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के नहीं होंगे, सेम फिजिकल क्वांटिटी के ही होंगे। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ये वाला फॉर्म ही गलत लिखा हुआ है, ये फॉर्म ही गलत लिखा हुआ है। अब देखो इसमें एक और हम लोग बता देते हैं, सर जब इक्वल वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड फिजिकल क्वांटिटी सेम होंगे तो पैरेलल वेक्टर्स के बारे में बताइए। पैरेलल वेक्टर्स को भी हम लोग डील कर लेते हैं।
अगर हमने यहाँ पे पैरेलल वेक्टर्स लिया है, क्या लिखो, अगर लिखा हमने a इज इक्वल टू के टाइम्स बी, a इज इक्वल टू के टाइम्स बी, ये पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो अब बोलोगे सर जो फिजिकल क्वांटिटी a का होगा क्या वही फिजिकल क्वांटिटी b का होगा? नहीं, यहाँ पे डिफरेंट होंगे। पैरेलल वेक्टर्स में फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग होते हैं और इक्वल वेक्टर में फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं एक एग्जांपल को लेकर के। देखो एक बहुत ही फेमस इक्वेशन है फिजिक्स का, ए फिजिकल्स टू एम ए, ए फिजिकल्स टू एम ए, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया हमने क्योंकि अभी वेक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो हम इससे अगर कंपेयर करेंगे तो ये इस फॉर्म में एकदम है, ए एफ है, के स्केलर पॉजिटिव कांस्टेंट है तो मास भी एक स्केलर पॉजिटिव कांस्टेंट है, बी वेक्टर है, एक्सेलरेशन जो होता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, मास में एरो नहीं लगाया है क्योंकि मास एक स्केलर होता है और स्केलर के ऊपर एरो नहीं जाता है, एरो सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर ही जाता है। तो फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए दोनों के ऊपर हमने एरो लगाया है। ठीक है, इस फॉर्म से हमने इसको कोरिलेट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ए फिजिकल्स टू एम ए बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है फिजिक्स में, जिसको बहुत सारे लोग न्यूटन सेकंड लॉ का मॉडिफाइड फॉर्म है ये। एक्चुअली ए फिजिकल्स टू में न्यूटन सेकंड लॉ नहीं है, न्यूटन का सेकंड लॉ कुछ और होता है, हम उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करते हैं, फिर उसके बाद इसको ए फिजिकल्स टू एम ए बनाते हैं। बहुत एक्चुअली मतलब कि एनएलएम के जितने भी सारे क्वेश्चंस है ना, हम इसी इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, ये बोलते हुए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, लेकिन ये न्यूटन का सेकंड लॉ नहीं, एग्जैक्टली नहीं है, ये मॉडिफाइड वैल्यू है। ठीक है, इसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे और इसमें विस्तार से हम लोग बातें करेंगे जब हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो ये रहा न्यूटन का सेकेंड लॉ का मॉडिफाइड फॉर्म, ये एग्जैक्टली सेकेंड लॉ नहीं है। अब हम लोग जब इसको कंपेयर करेंगे तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये भी मतलब फोर्स और एक्सेलरेशन हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स हैं, पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो क्या फोर्स का जो फिजिकल क्वांटिटी है वही एक्सेलरेशन का ना? बिल्कुल नहीं है, एक्सेलरेशन अलग फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स अलग फिजिकल क्वांटिटी है। तो पैरेलल वेक्टर्स में जरूरी नहीं है कि दोनों का फिजिकल क्वांटिटी सेम ही हो, लेकिन इक्वल वेक्टर्स में ये जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है कि दोनों का फिजिकल क्वांटिटी सेम होना चाहिए, ये वाला लाइन। ठीक है, पैरेलल में जरूरी नहीं है, पैरेलल में ये अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी ही होते हैं, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो इसको अगर हम लोगों ने समझ लिया तो सब चीजें देख ली इक्वल के लिए भी। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वाले टाइप पे चलते हैं, किसमें? एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, एंटी पैरेलल में क्या बोला गया? मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो यहां भी इसका रीजन यही होगा। अब हम लोग देखते हैं कि मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो एक ऐसा वेक्टर लेना है जिसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी और मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। तो ये इस तरह से देख सकते हैं, देखो आर की डायरेक्शन ईस्ट में है और इस की डायरेक्शन, आर की डायरेक्शन ईस्ट में है, इसकी डायरेक्शन साउथ में है। ठीक है, और दोनों वेक्टर का जो लेंथ है वो बराबर है, ये बताते हुए कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम इन वेक्टर्स को क्या बोलेंगे कि ये दोनों वेक्टर्स नेगेटिव वेक्टर है। ठीक है, तो इन नेगेटिव वेक्टर्स को भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली लिखेंगे क्या? आर इज इक्वल टू एस, आर इक्वल टू एस, आर का मैग्नीट्यूड एस के बराबर है। यहां पे डायरेक्शन के बारे में कोई भी बातें नहीं बोली गई है। ठीक है, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वहां पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की इंफॉर्मेशन आएगी। कैसे आएगी? देखो लिख सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एस वेक्टर, आर वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ एस वेक्टर। ठीक है, और यहां पे क्या बोल सकते हैं? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की इंफॉर्मेशन है। और जैसा कि मैंने एंटी पैरेलल वेक्टर्स में बताया था कि नेगेटिव साइन का क्या मतलब होता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि आर और एस का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, उल्टा है। ठीक है, आर अगर ईस्ट में है तो एस वेस्ट में होगा, आर अगर नॉर्थ में है तो एस साउथ में होगा, अपोजिट डायरेक्शन को ही लेते हैं हम लोग। ठीक है, और इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? एंगल वही कितना, एंटी पैरेलल का कितना था? 180, तो नेगेटिव का भी 180 डिग्री ही होगा एंगल। ठीक है, तो ये इसके इक्वेशंस हो गए, इसके सारी चीजें हो गए। और सेम फिजिकल क्वांटिटी का क्यों नहीं होगा, सॉरी क्यों होगा? क्योंकि ये इक्वल है। एंटी पैरेलल में फिर से हम बोल सकते हैं कि वो दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के होते हैं, लेकिन नेगेटिव वेक्टर में फिजिकल क्वांटिटी सेम होता है, इसीलिए यहां भी लगाया और यहां भी लगाया हमने। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये वाला भी पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये दो और वेक्टर्स को हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग इसके नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स। कौन से वेक्टर? कोलिनियर वेक्टर। देखो
if any two vectors are collinear then one can be expressed in terms of the other. मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये किसका फॉर्म है? देखो याद से, ये पैरेलल वेक्टर्स का फॉर्म है। पैरेलल वेक्टर को इसी तरह से रिप्रेजेंट करते थे, वेयर के इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, और हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो दोनों फॉर्म हो जाएगा ना, दोनों फॉर्म, ये दोनों ही फॉर्म किसके हो जाएंगे? कोलिनियर वेक्टर्स के हो जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पे k की वैल्यू 1 ले लेंगे ना, इफ k इज इक्वल्स टू 1, तब भी ये इसी फॉर्म में होगा, कह सकते हैं। तो कोलिनियर वेक्टर्स में हम बोल सकते हैं कि चारों टाइप के वेक्टर्स आ जाएंगे, पैरेलल, एंटी पैरेलल, इक्वल एंड नेगेटिव। ठीक है, तो इन चारों का कॉम्बिनेशन एक साथ हम उसको क्या बोल सकते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें और ज़्यादा हमें कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इन चारों को स्पेशली अलग से बहुत अच्छे तरीके से देख लिया है। कैसे मैग्नीट्यूड को लिखते हैं, कैसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, इनके बीच का एंगल कितना होता है, फिजिकल क्वांटिटी सेम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, सब कुछ देख लिया है। तो इसमें और डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट वाले टाइप पे चलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स में क्या लिखा गया है? देखो, 3 or more vectors are called coplanar vectors if they lie in the same plane or are parallel to the same plane। ठीक है, देखो यहां पे जो हम लोगों ने डेफिनेशन शुरू किया है, वो शुरू किया है 3 or more से। देखना, 3 or more, हमने यहाँ पे 2 or more क्यों नहीं लिखा? 3 or more ही क्यों लिखा? 2 or more इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 2 फ्री वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। दो कोई फ्री वेक्टर्स होंगे ना, वो हमेशा कोप्लेनर होंगे। अगर हमें वेक्टर्स के कोप्लेनर को चेक करना है तो हमें 3 या 3 से ज्यादा वेक्टर्स लेने होंगे। कैसे, ये भी देख लो। देखो, अभी हम लोग यहाँ पे वेक्टर्स को बनाते हैं। सपोज करो ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये बी वेक्टर है, और इस तरफ ले लेते हैं सी वेक्टर। अगर ये तीनों वेक्टर्स इसी बोर्ड के प्लेन पे लाई कर रहे होंगे, इसी बोर्ड के प्लेन में होंगे, तो हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ए बी और सी वेक्टर, ये तीनों एक ही प्लेन पे हैं, इसलिए ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर कहलाएंगे। ये कोप्लेनर कब नहीं कहलाएंगे, इसको देख लेते हैं। अगर बी वेक्टर ऐसा है, इस बी वेक्टर को हमने ऐसा उठा लिया, ऐसा देखो, चलो ए से देखते हैं। ए वेक्टर है, इस प्लेन पे है, इसको ऐसा उठा लिया। तो जब इसको ऐसा उठाएंगे तो अब इसका प्लेन अलग हो गया, अलग प्लेन पे आ गया। तो ये वाला प्लेन और बोर्ड वाला प्लेन का एक एंगल बनेगा, थीटा एंगल। तो हम इसको कोप्लेनर नहीं कहेंगे, हम बोल सकते हैं कि बी और सी कोप्लेनर होंगे, क्योंकि दो वेक्टर्स ऑलवेज कोप्लेनर होते हैं। ए वाला अब उस प्लेन में नहीं है, मतलब ए के प्लेन में और बी और सी के प्लेन में अगर थीटा एंगल बन जाएगा तो वो कोप्लेनर नहीं कहलाएंगे। अगर ए बी सी जिस भी प्लेन पे हो और उनके प्लेन के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा, तो हम उसको बोलेंगे कोप्लेनर। सपोज करो एक प्लेन ये है, इस पे ए है, ठीक है, एक प्लेन उसके ऊपर है, उस पे बी है, और एक प्लेन उसके ऊपर है, उस पे सी है, और इस तीनों प्लेन के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है, मतलब वो प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तब भी वो कोप्लेनर कहलाएंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, कोप्लेनर वेक्टर इफ दे लाई इन सेम प्लेन और पैरेलल टू दिस सेम प्लेन, वो प्लेन के पैरेलल भी होंगे ना, तब भी वो कोप्लेनर ही कहलाएंगे। कब नहीं कहलाएंगे? जिस प्लेन पे दो वेक्टर्स रखे हैं और उन दोनों प्लेन के बीच का थीटा एंगल बना होगा 3 या 3 से ज्यादा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ये कोप्लेनर नहीं है। ठीक है, तो कोप्लेनर में भी इतनी चीजें थी समझने के लिए, इसको भी हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, आई होप कि इस वीडियो में सारी चीजें हमें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं हुई हैं तो फिर से इसको देखो, वीडियोस को लूप में लगाओ, उसको देखो बार बार, सारी चीज़ों को रोको, पॉज करो, नोट्स बनाओ और उन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करो, क्योंकि वेक्टर्स के ये शुरुआत के चैप्टर्स हैं और शुरुआत में हम अपने कॉन्सेप्ट्स को मजबूत बनाते जाएंगे, सारी चीज़ों को याद करते चले जाएंगे, तो आगे की चीज़ें भी क्या होगी? आसानी होगी। आगे की चीज़ें आसानी होगी। हमारे लिए शुरू के जो चैप्टर्स होते हैं, शुरू के जो लेक्चर्स होते हैं, उनको याद करना टफ होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। अगर शुरू की चीज़ें अच्छे से याद हो गई तो आगे की चीज़ें भी अपने आप आसान बनती चली जाएंगी। शुरू की चीज़ों को भूलोगे, आगे प्रॉब्लम होगा। और जैसा कि मैंने बोला है कि ये जो वेक्टर चैप्टर है, ये पूरे 11th और पूरे 12th में हमें इसको संभाल के अच्छे से रखना है, इसको भूलने नहीं देना है, ताकि हमें आगे किसी भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत ना आए।
ठीक है, तो इस वीडियोस को देखिए और अपने कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइए कि इसमें और क्या चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। सर आपने ये छोड़ दिया है, इसको भी इंक्लूड करिए, इस पे कुछ वेक्टर्स को, इसमें कॉन्सेप्ट्स को बनाइए, इस टॉपिक पे कुछ बनाइए। हम उन सारी चीज़ों पे फॉलो करेंगे, आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पे कोर्स को क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो अपने कॉमेंट्स को देना ना भूलें और हमारे चैनल्स को लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की प्रॉपर नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आप सारे लेक्चर्स को आराम से एक सीक्वेंस में देखते चले जाएं। ठीक है, तब तक के लिए करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार और अच्छे से करिए पढ़ाई। ओके, बाय, टेक केयर।